ये बात तो आप जानते हैं कि देखो फंगस जो होता है वो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोट्रॉफिक होता है। और हेटेरोट्रॉफिक होता है तो इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है किसी और होस्ट के ऊपर, जिससे ये अपना न्यूट्रिशन लेता है और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंगस होती है वो क्या है, एक तरह से पैथोजन का काम करती है। पैथोजन मतलब हम कह सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अल्टीमेटली इस केस के अंदर हमारे प्लांट्स के केस में प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेते हैं और इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फंगस से होने वाली बीमारियां कई हैं, आप भी जानते हैं, जैसे कि हम देखते हैं विल्ट कह देते हैं, स्मट कह देते हैं, रस्ट कह देते हैं, है ना, एंथ्रेक्नोज कह देते हैं। कई सारी बीमारियां हैं जो हम देखते हैं फंगस के कारण होती है। और कई सारी दवाइयां हैं, कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इन केमिकल्स को हम क्या कह देते हैं, फंगी साइड कह देते हैं। कंट्रोल या मैं कह सकता हूँ किल करने के लिए काम में लिए जाते हैं, है ना। फंगी साइड, साइड का मतलब होता है किल करना, फंगस को किल करने वाले जो हैं केमिकल्स उन्हें हम फंगी साइड कह देते हैं। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि व्हाट आर फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस मतलब ऐसी बीमारियां जो फंगस के कारण होती हैं और जिनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्यों होती है ये बीमारियां, हम देखते हैं जब मॉइस्चर ज्यादा हो, है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के ऊपर हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के कारण अलग अलग क्रॉप्स के अंदर हम अलग अलग फंगल डिजीज होते हुए देखते हैं। तो इसी कारण उनके ऊपर हमें जो दवाइयां काम में लेनी है उन्हें हम फंगिसाइड कह देते हैं। अब व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फंगिसाइड, ये एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए जरूरी है। हम कह देते हैं कुछ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हैं, कुछ हमारे पास सिस्टेमिक फंगिसाइड्स हैं। कब हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल करें, कब हम सिस्टेमिक का इस्तेमाल करें, इस बात की बेसिक नॉलेज मुझे लगता है हमें होनी चाहिए। और क्या क्लासिफिकेशंस हैं फंगिसाइड्स के, और भी क्या अलग अलग इनऑर्गेनिक फंगिसाइड्स, ऑर्गेनिक फंगिसाइड्स कौन से हैं, है ना। हम तो इस तरह की क्लासिफिकेशंस के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आज इस वीडियो में इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जैसे कि हम कह देते हैं कि कई बार हम नाम सुनते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, है ना, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, फेमस फंगिसाइड है। वहीं हम देख सकते हैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो भी फंगिसाइड्स हैं उनसे जुड़े, कि जैसे बरगंडी मिक्सचर है ना, इस तरह की बातें आपने कभी ना कभी सुनी है। बरगंडी मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है, कब इसकी खोज हुई थी, किसने खोज की थी, किस क्रॉप के ऊपर खोज की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट कहानी, फैक्ट, ये सब हमें पता होनी चाहिए अगर हम फंगिसाइड्स को समझ रहे हैं तो। साथ ही साथ हमें इंपॉर्टेंट ट्रेड नेम्स पता होनी चाहिए कुछ फंगिसाइड्स के। कौन सा फंगिसाइड किस नाम से मार्केट में ज्यादा फेमस होते हुए बिकता आ रहा है ना, कुछ जो फेमस हो उनके बारे में हमें नाम पता होनी चाहिए दिमाग में, तो उसके बारे में बात होगी। साथ ही FRAC क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बहुत डेंस तो बात नहीं करेंगे हम, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ आइडिया होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में IRAC क्लासिफिकेशन की बात की थी। IRAC का मतलब हमने कहा था इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी, राइट। आई होप इसके बारे में आप जानते हैं। तो अब इस कमेटी ने कैसे हम इंसेक्टिसाइड्स के खिलाफ रेजिस्टेंस ना क्रिएट हो इंसेक्ट के अंदर, इस बारे में मैनेजमेंट, इस बारे में टेक्निक्स के बारे में हमें बताती है। तो उसी तरह से फंगल, है ना, फंगल रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी हम कह सकते हैं, या फंगस एक्शन रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी जिसे कह सकते हैं, तो ये FRAC है। इसकी तरफ से भी इंसेक्ट सॉरी हम देख रहे हैं फंगिसाइड्स को काफी अच्छे से क्लासिफाई किया गया है। अलग 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 बहुत सारे अलग अलग तरह के हम देख सकते हैं फंगिसाइड्स हैं जो अलग अलग मोड ऑफ एक्शंस के काम करते हैं। कुछ फंगिसाइड्स हैं दोस्तों जो हम देखते हैं सेल हम डिवीजन को रोकते हुए देखते हैं फंगस के अंदर। कुछ फंगिसाइड्स ऐसे हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल या हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा बस यही है कि मोड ऑफ एक्शन के बिहाफ पे FRAC एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, जिसके आगे बारे में हम बहुत गहन चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन उसकी PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप देख तो सकते हैं कि देखो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, तो वो बहुत सारे क्या हैं, दुनिया में अभी क्या चल रहा है, दुनिया में कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से ग्रुप का इस्तेमाल है, अलग अलग ग्रुप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो उन फंगस के अंदर हमारे दवाइयों का। कहने का मतलब समझे, FRAC का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे हर एक मतलब कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं हम कि कोई भी केमिकल, सेम केमिकल अगर हम एक ही चीज के ऊपर डालेंगे तो वो इंसेक्ट हो तो वो भी अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, वो फंगस है तो वो अपनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो यानी FRAC की भी कुछ चर्चा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और इसके बारे में अगर डेंस स्टडी करना चाहें या आप चेकआउट करना चाहें क्या है ये क्लासिफिकेशन, क्या अलग अलग फंगिसाइड्स जो भी दुनिया में काम में लिए जा रहे हैं वो एक जगह लिस्ट आउट किए हुए आपको चाहिए हो, तो वो PDF आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में ज्यादा गहन चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं इसके बारे में आपके सामने ये बात रखना चाहता था तो मैंने ये रखी है। साथ ही साथ बोटेनिकल फंगिसाइड्स,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि भाई कौन से नेचुरल ऐसी कंपाउंड्स हैं जिसका इस्तेमाल फंगिसाइड्स के रूप में किया जा सकता है। तो अगर ये 5 टॉपिक्स अगर हम एक हद तक कवर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले वक़्त के अंदर चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो आईसीआर का हो, चाहे वे किसी भी और एग्ज़ामिनेशन का हो, तो आपको एक बेहतर अप्रोच मिलेगी फंगिसाइड से रिलेटेड और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा रिलेटेड टू द फंगिसाइड। ठीक है? तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर खत्री है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक फंगिसाइड्स को और साथ ही साथ इस वीडियो से जो पहले की वीडियोज़ हैं, उनके अंदर हमने एग्रोकेमिकल्स की नज़र से कि भई एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हुए कई सारे वीडियोज़ कवर किए हैं। हमने इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर अच्छे से बात की है, मतलब उनके मोड ऑफ एक्शंस और उनके क्या यूज़ हैं, किस तरह से हम चूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के खिलाफ। तो इस तरह की बातें हमने जो है उन वीडियोज़ में की है। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स के बारे में अच्छे से बात की है। हमने पेस्टिसाइड के क्लासिफिकेशंस को समझा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने हैं, एक्ट जाने हैं, डाटा जाना है, फॉर्म्युलेशंस जाने हैं पेस्टिसाइड्स के। तो बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखे हों, तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और जैसा कि है मैंने आपको बताया, हेलो दोस्त, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक फंगिसाइड्स को। तो सबसे पहले जैसा कि हमने जाना कि फंगस क्या होती है, फंगस के कारण कई सारे प्लांट डिजीजेस होती हैं, उसको मारने के लिए जो हम दवा काम में लेते हैं उसे फंगिसाइड कह रहे हैं। तो ये जो शब्द है फंगिसाइड जो है वो लैटिन भाषा से आया है, लैटिन वर्ड है जिसके अंदर फंगस प्लस हम कह सकते हैं सीडो, है ना, या जैसे भी आप प्रोनाउंस करें इसे काइडो भी अगर प्रोनाउंस करना चाहें तो सीडो का क्या मतलब है, टू किल, तो फंगस को मारने वाला, जैसा कि हमने समझा था कि लैटिन वर्ड से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, साथ ही इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं फंगिसाइड्स कह सकते हैं ऐसे कोई भी केमिकल कंपाउंड मतलब केमिकल्स विच कैन बी यूज्ड विच हैज एबिलिटी टू किल द फंगस, है ना, ऐसे फंगस जिनके अंदर ऐसी एबिलिटी है जो कि किल कर सकते हैं फंगस को, तो उसे हम फंगिसाइड कहते हैं। ये बात आप जानते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं फंगिस्टैट। फंगिसाइड मतलब मार देना, स्टैट मतलब रोकना, स्टैटिक है ना, एक तो स्टैटिक एक होता है काइनेटिक, है ना, काइनेटिक मतलब गतिक और स्टैटिक मतलब स्थितिज ऊर्जा जिसको हम कह देते हैं। तो कुल मिला के स्टैट शब्द का मतलब आप समझते हैं जो रोक दे किसी चीज को। डू नॉट किल मतलब मारते नहीं है फंगस को, किल नहीं करते, लेकिन फंगस की ग्रोथ नहीं होने देते, ऐसे ग्रो नहीं होने देते, बट सिंपली अरेस्ट द फंगल ग्रोथ, है ना, टेम्परेरीली फंगस की ग्रोथ को टेम्परेरी रोक सकते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि जरूरत क्या है, सर मार ही डालो, है ना, किल ही कर दो, उसकी ग्रोथ को रोकने का ऐसे भी अब लिखा हुआ है टेम्परेरी, तो फिर ऐसा करने की जरूरत क्या है। तो देखो यहाँ प्रिजर्वेशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी फूड को हमें प्रिजर्व करना है तो हम चाह रहे हैं कि उसमें कोई फंगल ग्रोथ, उसकी ग्रोथ ना हो फंगल की, हम या हम कह सकते हैं ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं कि कोई फंगल डेवलप हो और उतनी ही रहे, बट हम ये चाह रहे हैं कि उसमें एक पर्सपेक्टिव ये रहता है कि प्रिजर्वेशन के अंदर कि फंगल स्पोर्स जो है वो ग्रोथ ना करें या इस हद तक रहें कि जिससे कोई वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो वहाँ मुझे लगता है कि रोल प्ले करते हैं फंगिस्टैट्स। फंगिस्टैट्स और इस तरह के फिनोमेना को हम क्या कह देंगे, फंगिस्टैटिस कह देंगे। तो बात समझ में आई, फंगिसाइड्स क्या है, मारते हैं, फंगिसाइड मतलब जो ग्रोथ को रोक सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ हम देख सकते हैं, हम देखते हैं प्रिजर्वेशन वगैरह के अंदर देख सकते हैं। नाम आता है फेमस सोडियम बेंजोएट, सुना है कभी, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल और पोटेशियम सॉर्बेट का इस्तेमाल, और कुछ किताबों के अंदर कुछ जगहों पे काइटोसन के नाम भी लिखा गया है। काइटोसन नेचुरल कंपाउंड के रूप में हम देख सकते हैं इंसेक्ट के, है ना, काइटिन से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कभी कभी हम देखते हैं काइटोसन का नाम भी आता है फंगिस्टैट के रूप में। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो नाम एटलीस्ट आप याद जरूर रखें, है ना, इसको भले अवॉइड करें या चलो ठीक है, आप इस बात को जरूर याद रखें कि फंगिस्टैट के कुछ एग्जाम्पल है, क्या यूज है, क्यों ये फंगिसाइड से अलग है। दूसरी बात हम देखते हैं एंटीस्पोरुलेंट का नाम भी आता है, जो स्पोर फॉर्मुलेशन को रोकेंगे, है ना, ये मार दिया पूरा, इसने क्या किया, ग्रोथ को, जैसे हम कहें हाइफल ग्रोथ को या फंगल की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने का भी काम कर रहा है ये फंगिसाइड। और कहीं ना कहीं ये भी हम देखें जो एंटीस्पोरुलेंट है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को रोका है, रिप्रोडक्शन नहीं होने देगा उसका, है ना, केमिकल दैट इनहिबिट द स्पोर फॉर्मुलेशन या स्पोर प्रोडक्शन नहीं होने देगा, है ना, रिप्रोडक्शन का ही तो हिस्सा है, तो इसको रोकने का काम जो है ना, आप देखो यहाँ लिखा है विदाउट अफेक्टिंग, है ना, मेरा सर आपको अटका रहा होगा, तो देखो यहाँ है विदाउट अफेक्टिंग द वेजिटेटिव हाइपास को ग्रोथ ना होने दे, लेकिन ये स्पोर प्रोडक्शन को रोकते हैं, ये बात आप समझ गए। तो इसे हम कहते हैं एंटी स्पोरुलेंट, और इसके एग्जांपल है बेनोमिन एंड ऑक्साइन। कहाँ से उठा के लाया हूँ ये एग्जांपल, तो कुछ रिसर्च पेपर्स में आप देख सकते हैं जो बताते हैं कि बेनोमिल है और ऑक्साइन है, इसके अंदर
ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या कर सकता है, हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं एंटी स्पोरुलेंट का काम कर सकते हैं। समझ गए आप। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो कई टर्म्स आती हैं इस तरह की जो हमें पता होनी चाहिए, जुड़ी हैं फंगिसाइड से। एक टर्म है प्रोटेक्टेंट, एक टर्म है इरेडिकेंट, एक टर्म है थेरेप्यूटेंट। पता है इसके बारे में? नाम जैसा कि बताता है, समझ में आता ही है ना? क्या प्रोटेक्टेंट, प्रोटेक्टेंट मतलब जो प्रोटेक्ट करेगा, है ना? जब बीमारी हुई ही नहीं है, जब बीमारी हुई नहीं है अब तक, उससे पहले ही अगर हम हमें ऐसा अंदाजा है कि मान लेते हैं इस क्रॉप में लगा रहा हूँ, इस क्रॉप में एक पर्टिकुलर फंगल डिजीज आ सकती है, तो अगर मैं पहले ही कुछ स्प्रे कर दूं कि वो बीमारी आए ही ना, तो उस तरह का जो केमिकल है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टेंट कह सकते हैं। समझे मेरी बात? मतलब बीमारी आने से पहले ही जो चीज काम में ले रहे हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेंट है। उसी तरह से इरेडिकेंट का भी यही काम है। इरेडिकेंट इरेडिकेट करे, दूर भगाए वाली बात है ना? इरेडिकेंट्स भी इस तरह से ही होते हैं। तो ये दोनों ही जो है, इरेडिकेंट और हम प्रोटेक्टेंट कह रहे हैं, ये बीमारी आने से पहले की कहानी है। समझे? दो टर्म आती हैं दोस्तों, बहुत फेमस हैं, जो आम भाषा में जो लोग काम में ले रहे हैं वो है प्रोटेक्टिव, हम कहते हैं प्रोटेक्टिव, दूसरा क्यूरेटिव। केमिकल्स दो तरह से समझते हैं लोग, एक है प्रोटेक्टिव, एक है क्यूरेटिव। प्रोटेक्टिव मतलब क्या समझते हैं कि जो प्रोटेक्ट करने में काम आ रहा है, क्यूरेटिव मतलब बीमारी हो गई उसके बाद काम में लेना। इस तरह से केमिकल्स का नाम बोला जाता है कि भाई क्यूरेटिव है कि प्रोटेक्टिव है। तो हम कहते हैं कि भैया ये जो प्रोटेक्टेंट है, रेडिकेंट है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव टाइप के हो गए। लेकिन अगर हम कहें थेरेपिटेंट है, आप थेरेपी लेने किसी के पास कब जाएंगे? जब, वो वाली बात है, डिप्रेशन जब प्रॉब्लम हो गई तो उसके बाद आप थेरेपी लेने जाओगे ना। तो इसका मतलब वही है कि अगर प्रॉब्लम हो गई, फंगस की डिजीज हो गई, तो उसके बाद हम बीमारी को खत्म करने के लिए जो चीज काम में ले रहे हैं वो थेरेपिटेंट के रूप में कह सकते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, याद रख लेंगे कि भैया कार्बोक्सिन्स हैं, ऑक्सीकार्बोक्सिन्स हैं, ये किस ग्रुप में आते हैं? ये ऑक्साथिन्स ग्रुप में आते हैं। एक बड़े क्लासेस, जैसा कि मैंने बताया कि फंगिसाइड्स बहुत सारे हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस हैं उनको, और सब क्लासेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑक्साथिन्स के अंदर कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन जैसे है ना, विटावेक्स और हम जो बोलते हैं, है ना, तो वो चीजें जो है किसमें आते हैं? थेरेप्यूटेंट के रूप में, क्यूरेटिव के रूप में आएंगी। अब ये जो क्यूरेटिव वगैरह जो है, इसका भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, कुछ एग्जांपल हमने यहाँ रखे हैं। वैसे ही हमने कहा प्रोटेक्टेंट्स के अंदर जिनेब है, सल्फर है, एलिमेंटल सल्फर जिसे कह सकते हैं, तो ये प्रोटेक्टेंट का काम कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आई होप आप चीजों को जोड़ पा रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ पा रहे हैं। रेडिकेंट के अंदर लाइम सल्फर आता है, डोडेन आ जाता है ना, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स आ जाते हैं। तो ये सब जो है कुछ एग्जांपल्स के रूप में आप याद रख सकते हैं। अब यहीं से जुड़ी बात इसी से भी जोड़ लेते हैं कि फंगिसाइड्स को तो हम सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक भी कह सकते हैं। भाई सिस्टेमिक का मतलब आप समझते हैं जो सिस्टम में ही घुस जाए। किसके सिस्टम में घुसेगा? फंगस के? नहीं। यही बात मैंने उस वक्त भी कही थी जब सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड और नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड को बोला था मैंने। सिस्टेमिक मतलब जो पौधे के सिस्टम में घुस जाएगा। पकड़ो, पौधे के सिस्टम में घुस सकता है, जो जाइलम फ्लोएम के थ्रू पूरे पौधे में डिलीवर हो जाए तो वो सिस्टेमिक है। बात को दिमाग में रखना। तो अब किसी भी जगह पे अगर फंगस लगी हुई है और हम इस तरह से केमिकल डाल रहे हैं जो पूरे पौधे में डेवलप हो जाए, तो फंगस क्या करेगी? जैसे जैसे ग्रोथ करेगी किसके अंदर, पौधे के अंदर घुसने की कोशिश करेगी, तो उस पौधे के अंदर तो क्या है? केमिकल है। तो उसका मतलब ये हुआ सिस्टेमिक फंगिसाइड उस तरह से उसे किल कर पाएगा। काम आई? समझ में आई बात, है ना? हाँ, आप कहेंगे हाँ हमें तो पता ही थी ये बात, बस सुन रहे हैं रिवीजन के रूप में, ठीक है। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ कि बेसिक नॉलेज आप जानते हैं कि सिस्टेमिक कैसे है। अब सिस्टेमिक का इस्तेमाल एक तरह से क्यूरेटिव के फॉर्म में किया जाएगा या थेरेपेटेंट के रूप में किया जाएगा, है ना, कि बीमारी हो गई उसके बाद हम सिस्टेमिक डाल सकते हैं, सिस्टेमिक फंगिसाइड या का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई ऐसे फंगिसाइड जो अब पौधे में भी घुस रहे हैं और कहीं ना कहीं फंगल के अंदर जहां भी ग्रोथ कर रही है पौधे के अंदर फंगस को रोक सकते हैं, तो वो सिस्टेमिक है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स कई हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के नाम लिख दिए गए हैं, जैसे कि एजोल है ना, स्टेबुलर, स्ट्रोबायल्यूरिन्स है ना, ऑक्सीथीन का जैसा नाम बताया है ना, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर हमने एडिफोन फॉस और किटाजिन फॉस्फोरस इस तरह के नाम हमने रख दिए हैं यहाँ पे। तो ये क्या हुआ? सिस्टेमिक हुए। आपने समझा कि नॉन सिस्टेमिक वो है जो पौधे के सिस्टम में नहीं घुसेंगे। अच्छा, समझ में आ गई, पौधे के सिस्टम में नहीं घुसेंगे लेकिन कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में काम करेंगे। समझ आई? कॉन्टैक्ट मतलब अगर मान लेते हैं ये पौधा, पौधे की हम देख सकते हैं कि लीफ है और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, फंगिसाइड को छिड़क के रख रखा है। अब फंगिसाइड को जब हमने रख रखा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फंगिसाइड पड़ा है, जैसे ही फंगस का कोई स्पोर आएगा या कुछ फंगस इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो सकती है। तो कांटेक्ट में आएगी, ये सिस्टम में नहीं घुसेगा, ये पौधे के सरफेस पे पड़ा है बस, ये अंदर जाइलम फ्लोएम के अंदर नहीं जा रहा फंगिसाइड। तो इस चीज को हमने बोला नॉन सिस्टमिक। नॉन सिस्टमिक क्या है? कांटेक्ट फंगिसाइड से एक तरह से, है ना। इसके अंदर ऑर्गेनिक कॉपर, एलिमेंटल सल्फर, अच्छा ये तो ऊपर वाली बात ही होगी, है ना। प्रोटेक्टेंट्स, हाँ प्रोटेक्टेंट्स ही तो नॉन सिस्टमिक हो सकते हैं एक तरह से। तो ये इनऑर्गेनिक सल्फर हो गया, ऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक कॉपर है, कॉपर के फंगिसाइड अभी कुछ देर में और अच्छे से जानेंगे, है ना।
वो सब आएंगे, थैलामाइड्स आ जाएंगे, कप्तान आ जाएगा, नाइट्रेट्स, क्लोरोनाइट्रेट्स के अंदर हम क्लोरोथेनोलिल्स को हम देख सकते हैं, है ना। थैलामाइड्स के अंदर कप्तान का नाम बहुत फेमस है, तो ये हो गया। तो ये सारे लोग क्या है, कप्तान को याद रखिएगा, स्पेसिफिकली याद रखना, ये क्या है, एक नॉन सिस्टमिक फंगिसाइड है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। तो इस तरह से देखो बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे लगता है फंगिसाइड की हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशंस के अंदर थोड़ा और घुसने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा ग्रैप करने की कोशिश करते हैं। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने एक शुरुआत कर दी नॉन सिस्टमिक फंगिसाइड और सिस्टमिक फंगिसाइड्स के अंदर। अब जो नॉन सिस्टमिक है, जिन्हें हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में समझ रहे हैं, उसमें कुछ ये क्लासिफिकेशन को पकड़ना, याद करना जरूरी बनता है। क्या? जैसे कि आपने कहा सल्फर फंगिसाइड, आपने कहा कॉपर फंगिसाइड, आपने कहा मतलब आपने समझा कि सल्फर फंगिसाइड्स होते हैं, कॉपर फंगिसाइड्स होते हैं, मतलब ये ऐसे फंगिसाइड हैं जिनको हम केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे समझ रहे हैं, है ना। अब जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे समझ रहे हैं, और अभी जो आपके सामने नजर आ रहा है और इसके बाद एक और नेक्स्ट स्लाइड में भी नजर आएगा, वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स की बात हो रही है। समझ आया था कॉन्टैक्ट का मतलब? यहाँ मैंने अगर डाल रखा है फंगिसाइड, या किसी सीड पे डाल रखा है या प्लांट पे डाल रखा है, तो अगर इसके ऊपर फंगस का अटैक होगा तो फंगस खत्म हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सल्फर फंगिसाइड, जो या तो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या ऑर्गेनिक हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या समझे, जिसमें कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है तो क्या है, सिर्फ सल्फर है। सिर्फ सल्फर है तो मतलब क्या है, जिसमें सल्फर बेस्ड है, यानी एक एलिमेंटल सल्फर हो सकता है। दूसरी बात आपने कही लाइम सल्फर हो सकता है। एलिमेंटल सल्फर में सल्फर का परसेंटेज कितना होता है? 100% ऑफ कोर्स। एलिमेंटल सल्फर मतलब सिर्फ सल्फर है उसके अंदर, तो मतलब उसके अंदर। और लाइम सल्फर में मतलब कैल्शियम भी है, लाइम मतलब कैल्शियम भी है, सल्फर भी है। अच्छा, अगर लाइम सल्फर में मैं सल्फर का कंपोजिशन पूछूं तो क्या जवाब दोगे? सर्च करना, है ना, गूगल पे वगैरह पे सर्च करिएगा, पता चलेगा। इसको अपन कह सकते हैं एक्वस कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। कैल्शियम क्योंकि लाइम है, पॉलीसल्फाइड मतलब सल्फर भी है। ठीक है, लाइम सल्फर को क्या, सोचो जरा, क्या अपन एसिडिक सॉइल में काम में ले सकते हैं? नाम अगर आ रहा है लाइम मतलब कैल्शियम है, थोड़ा विचार करना, बस रखने के लिए रख दिया आपके दिमाग में मैंने बात। थोड़ा देखिएगा लाइम सल्फर क्या है, क्या इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या एक अमेंडमेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है? थोड़ा सोचिएगा इस बारे, कंपोजिशन देखिएगा इसका। चलो खैर, आपने जाना इनऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन नहीं है। अब जाना जिसमें हमने देखा ऑर्गेनिक सल्फर, तो सल्फर तो है, साथ में क्या है, कार्बन भी है। तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास डाई कार्बानेट, है ना। डायो डाइथायोकार्बामेट्स, क्या बोलते हैं, डाइथायोकार्बामेट्स। कार्बामेट्स बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये डिराइव हुए हैं एक एसिड से, इसका नाम है डाइथायोकार्बामिक एसिड। ठीक है। अब उसमें अगर एक ही एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप मतलब आर ग्रुप होता है, कभी आपने आईयूपीएसी पढ़ी हो तो, उस एक ग्रुप मतलब मोनो, उसको हम बोलते हैं मोनो एल्किल ग्रुप। दो हो ग्रुप तो डाई एल्किल ग्रुप, तो हम कहेंगे मोनो एल्किल डाइथायोकार्बामेट। कैटेगरी का नाम क्या हो गया, मोनो एल्किल डाइथायोकार्बामेट। दो अगर उसमें हो तो डाई एल्किल डाइथार्बा डाइथायोकार्बामेट। थायो शब्द जब भी आता है तो वहां सल्फर होता है। ठीक है, थायोबेसिलस, तो सल्फर को कुछ ना कुछ काम कर सकता है, तो थायो शब्द का इस्तेमाल सल्फर के केस में होता है। अब मोनो एल्काइल के अंदर नाम याद रखना जरूरी है। पहला है जिनैब, दूसरा है मैनैब, तीसरा है बहुत ही ज्यादा फेमस मैनकोजेब। नाम तो सुना ही होगा। मैनकोजेब का अगर नाम नहीं सुना है तो फिर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं हुआ, है ना। तो ये बहुत फेमस है। और हम देखते हैं बनाम है, और मेथाम है, और वापाम है। देखो, या तो आम आ रहा है पीछे, या हम एब आ रहा है, या तो आम आ रहा है या एब आ रहा है। एब आम है ना, देखो जिनैब, मैनैब, मोनकोजैब, है ना। और आम कहाँ आ रहा है, बनाम, बबाम, है ना, सॉरी, नबाम, मेथाम और वापाम। आम भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि ये मोनो वाले हैं, मोनो वालों के अंदर एब है या आम है। ठीक है, इनकी ट्रेड नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है। डाइथीन Z78 शायद ही कोई पूछे कि जिनैब का है। मैनेब का शायद ही कोई पूछे कि डाइथीन M32 है। लेकिन फॉर श्योर पूछा जा सकता है कि मैंकोजेब का क्या है, तो मैंकोजेब का डाइथीन M45 है। डाइथीन M45, प्लीज से याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट लिख रखा है, वापाम के लिए भी एक बात याद रखें आप, कि वापाम जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसका इस्तेमाल फंगीसाइड के रूप में तो हो ही रहा है, इसका इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड के रूप में भी होता है, इसका इस्तेमाल हर्बिसाइड के रूप में भी होता है। तो ये खास कंपाउंड याद रखें, वापाम की बात है। डाई एल्किल ग्रुप के अंदर कौन से लोग हैं, यहाँ हम याद रखेंगे जीराम है, थीराम है, थायराम और कप्तान, है ना। कप्तान, दो नाम तो बहुत फेमस सुनते हैं हम लोग। तो वैसे थीराम जो है वो क्या है,
इनके हमने ट्रेड नेम भी रखने की कोशिश की है। जीराम का ट्रेड नेम हो गया क्यूमेन एल और जीरेक्स। जीराम का क्या हो गया क्यूमेन एल और जीरेक्स। और वही हमने बोला थीरैम का क्या हो गया, थीरैम का हो गया सीड कैप। सीड कैप लिखने का क्या पर्पस है, ताकि आपके दिमाग में आए कि अच्छा तो उसका ट्रेड नेम है ही, और ये भी याद हो जाए साथ में कि इसका इस्तेमाल हम सीड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। सीड्स हैं, अगर उसमें पहले ही डाल देंगे थीरम तो चांसेस आर लेस कि उसके ऊपर मतलब उसमें कोई फंगल डिजीज ना हो। तो थीरम का नाम याद रखें। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड सारे क्या हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड सॉरी फंगिसाइड्स पढ़ रहे हैं। तो ये हमने देखा डाइथाइकार्बामेट्स। अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे कॉपर फंगिसाइड जिसके कंपोजिशन में कॉपर है। तो कॉपर है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। 5 नंबर पे आ गया, वैसे तो ये 4 नीचे है 5वां ऊपर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड फंगिसाइड में से एक नाम है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लोगों में आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का नाम। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ट्रेड नेम याद रखें ब्लिटॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लू कॉपर 50, यहाँ 50 भी लिख लेना, ब्लू कॉपर 50, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेड नेम है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्लिटॉक्स एंड ब्लू कॉपर। ब्लू कॉपर 50 बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही पुराना फंगिसाइड है, तो प्लीज इसे याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के अंदर है क्या, COH का हॉल ट्वाइस, मतलब हम कह सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड है और कॉपर क्लोराइड है, इन दोनों को मिश्रण से बना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये याद रखना है। काम में किसके लिए लिया जाता है इसे, अपन कहते हैं काम में लेते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या लीफ ब्लाइट जैसी प्रॉब्लम्स के लिए काम में लेते हैं। अभी भी फिर से क्या नाम, अभी भी हम सब कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स पढ़ रहे हैं, ये प्रोटेक्टेंट्स पढ़ रहे हैं। बीमारी आई नहीं है, आए भी ना, इसलिए उससे पहले इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बीमारी आ जाए उसके बाद अपन सिस्टेमिक के अंदर जाएंगे, वो कुछ देर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। ठीक है सर, 3 बार बता दिया आपने, बिल्कुल। पहली क्या है, अब कुछ कंपाउंड हैं जिनके कंपोजिशन याद रखने हैं, साथ में उनके डिस्कवरी याद रखनी है, साथ में उनका हमारे को यूज या किसके अगेंस्ट काम में लेते हैं वो भी याद रखना है। तो आप कहेंगे सर इतनी चुटकियां बजाने की क्या जरूरत थी, ताकि आप यहाँ अटेंटिव रहें कि बॉर्डेक्स मिक्सचर का तो नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर के अंदर कॉपर सल्फेट है, अच्छा तीनों के अंदर कॉपर सल्फेट है, बॉर्डेक्स में भी है, बरगंडी में भी है, चेस्टनट में भी है। साथ में याद करो मेरे, बॉर्डेक्स में भी है, बरगंडी में भी है और चेस्टनट में भी है, क्या कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है सर, याद हो गया। अब काम की बात, बॉर्डेक्स के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ आ सकता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन। अभी याद रखते हैं, चलो लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। दूसरा हमारा जो बरगंडी है, बरगंडी के अंदर सोडियम कार्बोनेट है। तीसरा चेस्टनट जो है उसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट है। अच्छा सर, आपने याद कराया, हमने याद कर लिया। पहले तो कॉपर सल्फेट है तीनों के अंदर, हाँ है। दूसरा आपने कहा कि एक में लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है। दूसरे के अंदर आपने कहा सोडियम कार्बोनेट है। तीसरे में आपने कहा अमोनियम कार्बोनेट है, बिल्कुल। और चौथा जो है वो कुछ अलग ही है, चौबेटिया पेस्ट। चौबेटिया पेस्ट ये क्या है, इसके अंदर कॉपर कार्बोनेट है, रेड लेड है, रेड लेड है, और इसको किसी ऑयल के अंदर मिक्स किया है हमने, जिसको हमने बोला लिंसिड ऑयल, लेनोलिन ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो लिंसिड ऑयल के अंदर अपन ने इसको मिक्स किया है। इनके प्रोपोर्शंस लिखे गए हैं दोस्तों, कि मैंने कॉपर सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड को, इसका 1 किलो, इसका 1 किलो मेरे को डालना है 100 लीटर पानी में। बड़ा 100 लीटर पानी का टैंक, उसके अंदर मैं अगर 1 किलो ये और 1 किलो ये डालूंगा तो मेरे पास जो मिश्रण बनेगा वो क्या होगा, बॉर्डेक्स मिक्सचर होगा। इसी तरह से कॉपर सल्फेट और Na2CO3 को मिक्स करूंगा तो जो बनेगा वो क्या होगा, बरगंडी होगा। उसी तरह से अगर मैं कहूँ चेस्टनट कंपाउंड बनाना हो तो मेरे को CuSO4 और इन दोनों को 2:11 में मिक्स करना होगा। और वही बात इस पेस्ट की, तो ये पेस्ट जो है, चौबटिया पेस्ट जो है, ये पेड़ों के ऊपर घाव जैसा है ना, वुंड्स बन रहे हों, कट कट लगे हुए हों, तो उसको फंगल डिजीज से बचाने के लिए काम में लेते हैं अपन चौबटिया पेस्ट। याद रहेगा। डिस्कवरी बहुत जरूरी है, जरूर देखा होगा आपने, मिलारडेट है 1882। मैंसन ने किसकी खोज की, बरगंडी की खोज की। बेवले ने किसकी खोज की, बोलो साथ में, चेस्टनट कंपाउंड की खोज की। और सिंह नाम के साइंटिस्ट का नाम बताया जाता है चौबेटिया पेस्ट के अंदर। ठीक है, किसके लिए काम में ले रहे हैं, बरगंडी हो चाहे बॉर्डेक्स हो, दोनों का इस्तेमाल। अच्छा, मिलारडेट ने किस पे देखा था, किसके ऊपर खोज की बताई जा सकती है, पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सी क्रॉप में, ग्रेप्स में, है ना, ग्रेप्स के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू के लिए अपन देखते हैं मिलारडेट ने खोज की थी बॉर्डेक्स की। चलो, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, बरगंडी और बॉर्डेक्स का। और बिवले ने जिसकी खोज की थी, यानी हम कह रहे हैं चेस्टनट कंपाउंड, तो वो है रेजोक्टोनिया और पाइथियम फंगस के खिलाफ। जबकि लास्ट अगर अपन कहें चौबेटिया पेस्ट जो है, उसका इस्तेमाल स्टैम कैंकर या कॉलर रॉट, जैसे मैंने बताया ना, कहीं कट लगा हुआ हो, कॉलर रॉट हो, स्टैम कैंकर जैसी प्रॉब्लम्स हो, तो वहां अपन इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है चौबटिया पेस्ट। ठीक है, पांचवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मैंने बात ऑलरेडी कर ली, ट्रेड नेम बहुत जरूरी है। और इस तरह से अभी कुछ हमने जाने नॉन सिस्टेमिक फंगीसाइड्स,
नेक्स्ट स्लाइड में कुछ थोड़े और नॉन सिस्टेमिक फंगिसाइड देख लेते हैं, उसके बाद सिस्टेमिक की कुछ देख लेंगे और फिर ये वीडियो खत्म। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है। तो आप इसे नोट जरूर कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक अपन ने इंपॉर्टेंट नॉन सिस्टेमिक फंगिसाइड तो पढ़ लिए, लेकिन कुछ और भी फंगिसाइड्स हैं जो नॉन सिस्टेमिक हैं या कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। तो इनको याद रखने में कुछ कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, सारे तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ नाम हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहें मर्क्यूरी फंगिसाइड है ना, तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक मतलब सिर्फ मर्क्यूरी है या इसमें कार्बन नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन है ना, इसमें नाम आ रहा है मेथॉक्सी एथाइल मर्क्यूरी, है ना, फेनाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। तो ये नाम आप ना याद रखेंगे तो तब भी चलेगा, क्योंकि ज्यादा एग्जाम के पर्पज से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इस बात को जरूर याद रखें कि मरकरी जो है एक तरह का हैवी मेटल है। हैवी मेटल है तो इसकी परसिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर हम इसे डालेंगे तो ये रेजिड्यू के रूप में ज्यादा रहेगा, इंसान के रूप अंदर हम ज्यादा देखते हैं, एक्यूमुलेट होगा बॉडी में। तो इसलिए थोड़े घातक हैं ये, हार्मफुल है, टॉक्सिक है। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी ओर हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे थे, तो क्या आ सकता है एग्जाम में, तो ये आ सकता है हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड, इसमें नाम आ रहा है कप्तान का। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा थायराम का, अब पढ़ रहे हो कप्तान का। पैथोलॉजी में बहुत फेमस नाम है ये दोनों, थायराम और कप्तान। थायराम हमने कहा था वो सल्फर का कंपाउंड था, डाई अल्काइल था, डाइथायो कार्बोमेट था, है ना, डाई अल्काइल था। अब क्या बोल रहे हैं, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड में आ रहा है कप्तान का नाम। ये भी क्या है, कैप है ना, कप्तान में जो कैप लगी हुई है, कैप का मतलब समझाना कि ये सीड ट्रीटमेंट या सीड ड्रेसिंग के लिए काम में ले रहे हैं। इसका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, इसे हम किटेल्सन किलर कहते हैं। किटेल्सन नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में, 1952 के अंदर इस किलर की खोज की थी। किलर की खोज में तो एक तरह के फंगिसाइड जो किल कर रहा है ना, तो उसके नाम को हम बोलते हैं किटेल्सन किलर, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें, पांचवा कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है जो कि है बेंजीन कंपाउंड, तो उसमें नाम आ रहा है क्लोरोथेनी, है ना, क्लोरोथेनोनिल। क्लोरोथेनोनिल अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था, तो इसके कुछ ट्रेड नेम दिमाग में रख सकते हो आप, सैंडोज है, कवच है ना, सैंडोज कवच, ठीक है। डिनो कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने मार्कर से इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे। ये कैरथीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कैरथीन जो है डिनो कैप के लिए टर्म यूज, जो हम ट्रेड नेम देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे याद रखें, डिनो कैप कैरथीन, कैरथीन मतलब उसका ट्रेड नेम हो गया। मिल्डेक्स है, डिनोक्सी है ना। और पिंटोजीन के अंदर आ रहा है क्लोरोनेब और क्रोटोथेन। चलो, इस तरह के कुछ नाम और उनके ट्रेड नेम याद रखना जरूरी है। तो स्पेसिफिकली मैंने कहा आपको डिनो कैप बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें फिनॉन के अंदर, तो नाम आता है क्लोरेनिल। इसके ट्रेड नेम याद रख सकते हैं, एक फाइगन है और साथ में स्पर्गन है। डाइक्लोन, डाइक्लोन के अंदर हम कह सकते हैं फाइगन एक्सेल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरोपाइरिफॉस के अंदर भी हम देख सकते हैं, सॉरी क्लोरोपाइरिफॉस तो वो इंसेक्टिसाइड याद आ गया मुंह पे। हम कह रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस, अगर हम देखें फंगिसाइड्स तो उसके अंदर आ सकता है एपी एडिफेनफॉस, एडिफेनफॉस, और उसके अंदर उसका ट्रेड नेम दे रखा है हेनोसेन ईसी। वहीं हम देख सकते हैं इप्रोबेनफॉस का भी नाम दिया है, और उसका नाम दिया है केटाजन। क्या नाम दिया है, केटाजन नाम दिया है। तो देखो, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने फंगिसाइड देखे हैं उसमें कुछ सेलेक्टिवली पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पर सवाल आना बहुत जायज है, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन कंपाउंड पे आना जायज है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने कुछ और बातें देख ली नॉन सिस्टेमिक। अब सिस्टेमिक का कुछ छोटा सा पार्ट देख लेते हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो सिस्टेमिक फंगिसाइड के इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एट लास्ट हम देख लेते हैं कुछ बोटेनिकल्स को, ताकि वो भी अगर आपके दिमाग में रहे तो आप फंगिसाइड्स की एक बहुत अच्छी पकड़ या कॉन्फिडेंस देख पाएंगे अपने आप के अंदर, ठीक है ना। तो ये था फंगिसाइड, नॉन सिस्टेमिक फंगिसाइड्स के बारे में। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक फंगिसाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि कह रहा हूँ सिर्फ ये जो 4-5 नाम लिखे गए हैं ये जेआरएफ जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे तरह के सिस्टेमिक फंगिसाइड्स हैं दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस, जैसा कि मैंने बताया एफआरएसी क्लासिफिकेशन के अंडर में आप अगर पढ़ना चाहें तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, है ना। वो एक अलग सेपरेट मुद्दा है कि बहुत सारे हैं, उनको पढ़ने जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो देख सकते हैं वो क्या है ना। देखा हमने पहला ऑक्साथीन कंपाउंड। ऑक्साथीन कंपाउंड बहुत पुराने और सबसे पहले फंगिसाइड माने जा सकते हैं, है ना। श्लेमिंग एंड कुकला, श्लेमिंग एंड कुकला नाम के साइंटिस्ट ने 1966 के अंदर इसकी खोज की थी, याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसे हम कार्बोक्सामाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सामाइड्स भी कहते हैं। डाइथायोकार्बोमेट तो गए, वो थे नॉन सिस्टमिक, अब सिस्टमिक में आ गए हम लोग, तो कार्बोक्सामाइड भी कहते हैं।
कार्बोक्सिन एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन इंपॉर्टेंट है। नाम आता है विटावेक्स, नाम आता है प्लांटावेक्स। आप कहेंगे हाँ हाँ ये तो सुना है हमने, अरे बड़े सुने सुने से नाम है विटावेक्स और प्लांटावेक्स। विटावेक्स अपन देखते हैं लूज स्मट के लिए अगेंस्ट देखा जाता है, प्लांटावेक्स जो है वो रस्ट के अगेंस्ट देखा जाता है। चलो क्या अभी हमारा फोकस आईसीआर जेआरएफ के पर्पज से देखें तो ये कौन सा कुल मिला के हम देख सकते हैं फंगिसाइड है, उसका क्या ट्रेड नेम है उसके ऊपर अच्छा फोकस होना चाहिए। तो दूसरा ग्रुप इंपॉर्टेंट जिसको हम देखते हैं वो है बेंजीमिडाजोल। बेंजीमिडाजोल में बहुत इंपॉर्टेंट नाम अभी पहले मैंने बोला था बेनोमिल, बेनोमिल का नाम पहले आया था, मैंने कहा था ये एंटी स्पोरुलेंट के रूप में भी देखा जाता है। तो बेनोमिल और बहुत ही ज्यादा यूज्ड, बहुत ही ज्यादा फेमस नाम जानते हैं आप कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम जिसे एमबीसी भी कहा है ना, मैथाइल बेंजामिडाजोल कार्बोनेट, कार्बामेट, है ना, इस तरह से एमबीसी भी कहते हैं, इसे याद रखना। कॉमन नेम या ट्रेड नेम बहुत ही जरूरी देखे हैं आपने, बाविस्टिन, है ना, बाविस्टिन का नाम तो जरूर देखा होगा आपने, बाविस्टिन है, जूम है और एग्रोजिम है। इस तरह के नाम है किसके, जो कि हमारा नाम था ये कार्बेंडाजिम। वहीं हम देख सकते हैं ट्राइएजोल्स, ट्राइएजोल्स के अंदर नाम आता है जोल 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 आता है, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल, ट्यूबिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल। तो प्रॉपर टिल्ट कर दो, प्रॉपर टिल्ट कर दो, ऐसे याद रखो, प्रॉपर टिल्ट कर दो, तो याद रखना प्रॉपर का ट्रेड नेम है टिल्ट। ट्यूबिकोनाजोल टी एफ, कैसे याद रखेंगे, ट्यूबी एफ, कैसे भी करके ट्यूब को एफ के साथ जोड़ दो या ट्यूबी को एफ क्यों ना, मतलब इसको ऐसे याद रखना, फॉलिकुलर, फॉलिकर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिकर नाम बहुत ज्यादा फेमस फंगिसाइड्स में से एक नाम है ट्यूबिकोनाजोल। तो आप देखना कुछ ऐसे वीडियोस भी आप देखोगे यूट्यूब पर, ये टॉप 10 फंगिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर, टॉप, है ना, 5 फंगिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर, तो टॉप 5 में इनका नाम जरूर आता है, टेबिकोनाजोल और वो। तो इसे याद रखना। हेक्साकोनाजोल भी इंपॉर्टेंट है ना, फॉलिकर इंपॉर्टेंट था ही, और हेक्साकोनाजोल में कंटाफ है, कंटाप नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, कंटाप है ना। ये याद रखना कि जैसे आपका दोस्त बहुत ज्यादा लप लप कर रहा हो तो उसके 6 मतलब हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 कंटाफ रख देना उसके, ज्यादा लप लप करे तो, है ना। तो हेक्सा कंटाफ को याद रखने के लिए बता रहा हूँ, मारना नहीं है किसी को, हिंसा के खिलाफ है हम। चलो, हेक्साकोनाजोल कंटाफ से जोड़ दिया, और साथ में हमने कहा हाँ अच्छा, इनके भी टिबुकोनाजोल का भी रेक्सिल नाम से दिया गया है, एनवेल नाम से दिया गया है। तो कुछ ये हमने देखे इसके ट्रेड नेम है। साथ ही साथ फेनाइल एमाइड ग्रुप के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस नाम मेटालेक्सिल, नाम तो सुना ही होगा, है ना। मेटालेक्सिल में एप्रॉन 35SD, एलेग्रो और रिडोमिल, इस तरह के नाम आते हैं मेटालेक्सिल के। लेकिन रिडोमिल गोल्ड बहुत ज्यादा सुना हुआ नाम, आपने जरूर देखा होगा रिडोमिल गोल्ड। तो ये है मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का मिश्रण होता है, ठीक है ना। मैनकोजेब क्या था, हमने जाना नॉन सिस्टेमिक था, जबकि मेटल एक्सिल सिस्टेमिक है, दोनों को मिला दिया तो रिडोमिल गोल्ड बन गया। बहुत ही ज्यादा यूज्ड फंगिसाइड्स में से एक है ये। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर यूजेस, अब आपके सामने एक पीडीएफ आएगी, है ना, एडिटिंग के टाइम पे। मैं से उम्मीद करता हूँ, मैंने अगर ये वीडियो एडिट किया है तो मैं एक तस्वीर रखूंगा आपके सामने, प्लीज उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें, याद कर लेना, क्योंकि अब आपने नाम याद कर लिए हैं, बेनोमिल से आप रूबरू हो चुके हैं, आप रूबरू हो चुके हैं, देख सकते हैं अलग अलग थेराम से, कप्तान से, नामों से। आप कहेंगे हम तो ऑलरेडी जानते थे, चलो ठीक है, तो अब उस टेबल को याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आपको वो नाम सुने सुने से हैं तो। खैर, उसके बाद आता है मेजर बायोफंगिसाइड्स। बायोफंगिसाइड्स का मतलब क्या है, ऐसे कोई जिंदा लोग जिनसे हम फंगिस को मार सके। जिंदा लोग का मतलब या वो फंगाई खुद हो सकते हैं, जिंदा लोगों में हमारे हम बैक्टीरिया भी देख सकते हैं, जिंदा लोगों में कोई और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। तो नाम आता है एम्पेलोमाइसिस क्वासिकोएलिस, एम्पेलोमाइसिस क्वासिकोएलिस, स्यूडोमोनास इनफ्लोरेसेंस, बेसिलस सबटिलिस, ये बैक्टीरिया लोग हो गए, है ना। वहीं हम देखें ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, खुद एक फंगाई जो दूसरे फंगाई को खा सकती है, तो ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, है ना। ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हेर्जियनम है, कई स्पीसीज हैं इसकी। तो कुल मिला के बायो पेस्टिसाइड के बारे में अच्छे से जांच करनी हो, आपको लगे कि सर बायो पेस्टिसाइड थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, है ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो चुकी होगी, ऐसी मेरी उम्मीद करता हूँ। नहीं करी हो ऐड मैंने, तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा कि सर ऐड कर दो पीडीएफ। तो ये था सिस्टमिक फंगिसाइड्स, बायो फंगिसाइड्स और फंगिसाइड का एक मेरी कोशिश रही है कवरेज रख पाए हम, जो भी फंगिसाइड से जुड़ा साइंस है उसका एटलीस्ट 1% भी हम पढ़ लें, जो ये 1% से भी कम होगा आई गेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा साइंस है फंगिसाइड का, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हम ही देखो, ये तो बहुत ज़्यादा केमिकल ओरिएंटेड हो गया, अभी तो हमारे पास दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर मैं कोई बीमारी देखता हूँ, मैंने रस्ट देखी है वीट के अंदर, तो मैं कैसे रिकमेंड करूँ कि मैं कौन सा फंगिसाइड डालने को बोलूँ किसी को, मैं कैसे किसी को, कब मैं कार्बेंडाजिम बोलूंगा किसी को डालने के लिए, कब मैं
कौन सी बीमारी में कौन सा दवाई डालने को मैं रिकमेंडेशन दूंगा, तो इसकी भी एक चर्चा की जाए, तो ये भी एक सेपरेट आर्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, और एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये पढ़ें, जाके खुद थोड़ा सर्च करें कैसे किस बीमारी में क्या हमें दवाई सजेस्ट करनी चाहिए। तो आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी मुझे लगता है हमें ये वीडियो खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, कोशिश करते हैं अब हर्बिसाइड्स के ऊपर भी थोड़ी बात कर लें इसी तरह से, जो कि होलसम अप्रोच के रूप में हो। और फिर एट द एंड हम एग्रोकेमिकल्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें समेटेंगे। एग्रोकेमिकल्स का एक वन शॉट वीडियो कवर करेंगे, जो भी सब कुछ है इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि आईसीआर के एग्जाम्स में फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो देख सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।